नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। आज जिन बड़ी खबरों पे हमारी नजर रहेगी उनमें आज की पहली बड़ी खबर है, पेपर लीक पर सरकार सख्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी करके पेपर लीक पर सख्त कानून लाने का भरोसा दिया, जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस कड़े प्रावधान वाले कानून को मंजूरी दे दी है। इस बात की खबर सूत्रों के हवाले से आई है। क्या है खबर, इस मुद्दे पर आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आज की दूसरी बड़ी खबर है मूसलाधार बारिश, भारी तबाही। मानसून के चलते कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी है। कैसा है तमाम राज्यों में मानसून का हाल, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। आज की तीसरी बड़ी खबर है ईरान के 5 शहरों में तबाही। शांति समझौते के बाद अमेरिका और ईरान के बीच ऐसी जंग छिड़ गई है फिर से, जो रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या हो रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में, क्या है वहां के हालात, इस खबर पे भी बात होगी विस्तार से। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद पेपर लीक रोकथाम से जुड़े विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा विधेयक। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह ने की प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत। सीजेपी ने सरकार के सामने रखी 3 प्रमुख मांगे। सीजेपी ने किया दावा, सरकार 2 मांगों पर तैयार, तीसरे पर कल होगी बात। पेपर लीक मामले पर दिल्ली, जबलपुर और बॉम्बे हाईकोर्ट ने गठित की फास्ट ट्रैक अदालत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लीक मामले में आरोपी मनोज शिरूरे की जमानत याचिका को किया खारिज। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 2 अहम फैसले। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण को दी मंजूरी। केमिकल इंडस्ट्रीज के विस्तार को भी हरी झंडी। भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब, कहा जब तक आतंकवाद को समर्थन देने से बाज नहीं आता पड़ोसी मुल्क, तब तक सिंधु जल संधि रहेगी स्थगित। विदेश मंत्रालय ने चीन को भी दिखाया आईना, कहा भारत ने कभी नहीं किया चीन की संप्रभुता का उल्लंघन। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक बाढ़ से भारी तबाही। असम, गुजरात के कई जिले प्रभावित। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और जिला प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव अभियान में जुटी। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आज का दिन कई अहम घटनाक्रमों का गवाह बना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को घोषणा की थी कि अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसके प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे। इस घोषणा के कुछ घंटे बाद मंत्रिमंडल ने मसौदे को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक बिल के नए मसौदे पर शुक्रवार दोपहर हुई कैबिनेट की बैठक में व्यापक चर्चा हुई। अब इस बिल को सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र के दूसरे हफ्ते में संसद में पेश किया जाएगा। चर्चा के बाद बिल को इसी सत्र में पास कराने की कोशिश होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि पेपर लीक गंभीर विषय है और ये छात्रों के साथ ही अभिभावकों के लिए भी पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हुए हैं। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं।
इस बीच पहले की तरह जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। दूसरी ओर सरकार ने छात्र प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है। वीपी हाउस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में छात्रों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई और सीजेपी ने सरकार को अपनी 3 प्रमुख मांगों के साथ परीक्षा सुधार से जुड़े 5 लिखित सुझाव भी सौंपे हैं। सीजेपी की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसके अलावा नीट पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। परीक्षा प्रणाली में सुधार की भी मांग की गई है। साथ ही नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने बताया कि कल दोपहर सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ फिर से बैठक होगी और सरकार अपना पक्ष उनके सामने रखेगी। उधर बैठक के बाद सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने निर्णय के लिए कल तक का समय मांगा है और उन्हें उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने समेत सभी प्रमुख मांगों का फैसला होगा। तो वहीं जंतर मंतर पर जारी धरने प्रदर्शन के बीच नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिया है कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि बच्चों का हित सर्वोपरि है और सुधार प्रक्रिया सरकार के सर्वोच्च स्तर की निगरानी में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि परीक्षा सुधार पर सरकार हलफनामा दाखिल करे। साथ ही नीट जैसी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित कराने पर भी जवाब मांगा है। इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी और साइबर सुरक्षा को रोड मैप भी तलब किया गया है। वहीं एनटीए जैसी संस्था को मजबूत और फूल प्रूफ करने की योजना की भी मांगा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 3 अगस्त मुकर्रर की गई है। नीट पेपर लीक की जांच के मोर्चे पर भी बड़ी कार्रवाई जारी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्य आरोपी डॉक्टर मनोज शिरेरू की जमानत याचिका खारिज कर दी। डॉक्टर मनोज शिरेरू ने पीवी कुलकर्णी से नीट का केमिस्ट्री का पेपर हासिल किया। इस पेपर को आगे 3 छात्रों तक पहुंचाया गया। इसके बाद कोर्ट ने शिरेरू की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन सुरक्षा और प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन आज बंद रहे। ये सभी मेट्रो स्टेशन लुटियंस दिल्ली के आसपास के ही थे। राजीव चौक और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए। सुप्रीम कोर्ट और जनपथ मेट्रो स्टेशन भी बंद रहे। आईटीओ और खान मार्केट मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया। केंद्रीय सचिवालय और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन भी बंद रहे। बाराखंबा रोड जोरबाग स्टेशन को भी आज बंद रखा गया। इस बीच केंद्र सरकार की अपील पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी शुरू हो गया है। पेपर लीक जैसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने लगे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी दे दी है, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया है। महाराष्ट्र में नागपुर और औरंगाबाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है। नागपुर और औरंगाबाद में ही नीट यूजी पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के बाद नीट यूजी परीक्षा पास करने वाले छात्रों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। परीक्षा पास करने वाले छात्र गौरव सिंह ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होने से पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। और पेपर लीक मामले पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनटीए के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 47 अधिकारी किए गए हैं बर्खास्त। तो ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी कार्रवाई की गई है एनटीए के माध्यम से और 47 अधिकारी किए गए हैं बर्खास्त। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। एनटीए ने अभी और भी अधिकारियों पर होगी कानूनी कार्रवाई, क्योंकि ये पूरा मामला एनटीए से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और परीक्षा में सुधारों को लेकर सरकार सख्त है। ये सरकार ने साफ तरीके से सामना बात को रख दिया है। जल्द होंगे एनटीए में और अधिक सुधार। बर्खास्त किए गए अधिकतर अधिकारी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं और उनको एक तरीके से बर्खास्त किया गया है। तो ये अपने आप में पेपर लीक मामले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। एनटीए के अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है और हमारे सहयोगी संवाददाता निशांत सौरभ इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। निशांत, एनटीए को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी, यहाँ पर व्यापक सुधार की जरूरत है और सरकार उस पर एक्शन मोड में आगे नजर आ रही है। 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना अपने आप में होल सोल परिवर्तन, पूरे एक बदलाव की बड़ी एक इबारत दिखाई पड़ रही है। निशांत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी, आप मुझे आपकी आवाज मिल रही है? जी निशांत, मेरा सवाल यही है कि 47 अधिकारियों को बर्खास्त करने की खबर अपने आप में दिखाता सरकार बहुत बड़े एक्शन लेने से भी गुरेज नहीं कर रही है। जी देखिए, आर्येंद्र, एनटीए में पुनर्गठन और एनटीए में जो संगठनात्मक ढांचे में, एनटीए के संगठनात्मक ढांचे में जो सुधार की प्रक्रिया शुरू होनी है, उसके तहत ये एक बड़ा स्टेप उठाया गया है। क्योंकि जो 2024 में जब एनटीए नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद एनटीए में रिफॉर्म्स के लिए राधाकृष्णन कमेटी जो बनी थी, उसने भी अपनी जो सिफारिश दी थी, उसमें ये कहा था कि एनटीए में प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए एनटीए का पुनर्गठन और एनटीए के जो संगठनात्मक ढांचे में व्यापक सुधार की जरूरत है। और इसी के तहत आज ये काफी एक बड़ा निर्णय लिया गया। हालांकि ये एकमात्र निर्णय नहीं है, अभी आने वाले समय में और भी बड़े फैसले होंगे। और अभी ये सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिली है कि 47 अधिकारी जो हैं जी वो उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर में जो विस्तृत प्रेस रिलीज भी एनटीए की तरफ से जारी किया जाएगा, जिसमें और भी विस्तार से बताया जाएगा और भी जो रिफॉर्म्स होने किए जाएंगे उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिली है कि एनटीए के 47 ऑफिशियल्स जो हैं उनको टर्मिनेट किया गया है सर्विस से, और उनमें से कुछ के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। जी निशांत, हालांकि ये अभी शुरुआती दौर है, अभी आप कह रहे हैं सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तो पूरा प्रेस रिलीज आना या आधिकारिक जो वक्तव्य है वो आना बाकी है। लेकिन ये जो 47 लोग हैं, इनकी भूमिका को लेकर भी कोई जानकारी आ रही है कि ये किस किस स्तर पे थे जिसकी वजह से एक व्यवस्था में अपने आप में ये कहीं एक हर्डल बन रहे थे? इनकी भूमिका को लेकर फिलहाल कोई शुरुआती जानकारी इन 47 अधिकारियों के बारे में? जी देखिए, जैसा कि आपने बताया कि उसमें ज्यादातर जो स्टाफ थे एनटीए में वो कॉन्ट्रैक्ट पर थे। उनमें से अधिकांश को इसमें हटाया गया और एक प्रोफेशनलिज्म लाने की जो बात कही गई थी, राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों में भी थी ये बात कि एनटीए में प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए और बेहतर अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। और इसके अलावा जो एनटीए जो नीट परीक्षा में जो प्रश्न पत्र जो लीक के आरोप लगे थे, उसमें भी ये माना जा रहा है कि एनटीए के अंदर के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मिलीभगत रही होगी। यही वजह है कि इनमें से कुछ ऑफिशियल्स को चिन्हित करके ये बड़ा एक्शन लिया गया है, ताकि जो एनटीए की कार्य प्रणाली को और बेहतर किया जा सके, उसमें और प्रोफेशनलिज्म ला सके, और जो भी पेपर लीक जैसे घटनाओं में अगर किसी की मिलीभगत है तो उनके खिलाफ लीगल और क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से कहा गया है। और उसके अलावा ये तो संगठनात्मक सुधार की बात है एनटीए में, उसके अलावा जो परीक्षा प्रणाली में भी सुधार की बात कही जा रही है, जिसके बारे में भी हमें एनटीए की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि आने वाले समय में एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में किस तरह से व्यापक सुधार किए जा सकते हैं। क्योंकि देश की जो बड़ी बड़ी जो प्रवेश परीक्षाएं होती है, एनटीए उसका आयोजन करता है। जैसे नीट की परीक्षा का आयोजन करता है, जिसमें 20 लाख से अधिक छात्र शामिल होते हैं। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई मेंस की परीक्षा होती है, उसका भी आयोजन एनटीए के द्वारा किया जाता है। यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन एनटीए करती है। सीयूईटी जो विश्वविद्यालयों में, देश के तमाम विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए सीयूईटी यूजी और पीजी की प्रवेश परीक्षा होती है, उसका आयोजन करती है। तो काफी महत्वपूर्ण परीक्षाओं का आयोजन एनटीए के द्वारा किया जाता है। ऐसे में एनटीए के कार्य प्रणाली को और बेहतर किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिसका जिक्र राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों में भी किया गया था। तो ऐसे में ये जरूरी है कि एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं को और बेहतर किया जाए। और जैसा कि सरकार द्वारा पहले भी कहा जा चुका है कि जो अगले साल से नीट की जो परीक्षा होगी, नीट यूजी की परीक्षा होगी, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा होगी, यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। तो ऐसे में जो पेपर लीक के जैसी घटनाओं के होने की संभावना काफी हद तक उसको खत्म किया जा सकेगा।
निशांत एक चीज जो आप बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं, राधाकृष्णन कमेटी का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जब मामला गया था तो राधाकृष्णन साहब को बुलाकर उनसे भी इस बात को जाना गया था कि साहब आपने जो सुझाव दिए हैं उसके कैसे बात आगे बढ़ी है। तो उसमें तात्कालिक सुधार की बात थी, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सुधार को लेकर भी उन्होंने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करी थी। तो उस नजरिए से देखा जाए जो सुझाव दिए गए थे उस पर एक बहुत स्ट्रक्चरल सुधार कैसे करना है, एनटीए में सरकार संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ रही है। इतना बड़ा जो फैसला होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आने वाले वक्त में और भी होंगे फैसले, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं निशांत। जी देखिए, अभी पिछले दिनों भी एनटीए में शीर्ष स्तर पर काफी नियुक्तियां की गई हैं। पिछले 2 महीने के भीतर काफी बदलाव किए गए हैं। उसके अलावा जो संगठनात्मक ढांचे में सुधार की बात जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, उसकी भी बात राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट में की गई थी। उस दिशा में काफी अहम कदम माना जा रहा है कि जो भी अधिकारी जिनमें प्रोफेशनलिज्म की कमी है और जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो हायर किए गए थे कर्मचारी, उनको हटाकर और वहां पे परमानेंट नियुक्ति की जाएगी एनटीए के अंदर। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वो डेडिकेटेड तौर पर एक एनटीए जैसी महत्वपूर्ण संस्था में रिफॉर्म्स लाने की दिशा में काम कर सके। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और यही वजह है कि 43 अधिकारी जो एनटीए के अधिकारी हैं उनको तत्काल अभी बर्खास्त किया गया है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म में भी जो परीक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में काम किया जा रहा है, जिसमें कि जो परीक्षा प्रक्रिया है, एनटीए के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा प्रक्रियाओं को फुल प्रूफ कैसे बनाया जाए, इस दिशा में काम किया जा रहा है। और जो समूची जो परीक्षा प्रणाली है, एनटीए के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा प्रणाली को कैसे उसकी मॉनिटरिंग के लिए एआई आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए और कैसे जो डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और मजबूत किया जाए ताकि जो पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके। इस दिशा में भी सरकार के द्वारा और एनटीए के द्वारा काफी कदम उठाए गए हैं, सुधार किए जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो ये जानकारी सामने आई है उसमें यह है कि एनटीए के जो 47 ऑफिशियल्स हैं वो किस लेवल के हैं, उसकी जानकारी अभी प्रेस रिलीज थोड़ी देर में आएगी तो उसमें विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि किस लेवल के अधिकारी उसमें शामिल हैं। लेकिन 47 अधिकारियों को अभी टर्मिनेट किया गया है, जिनके उनमें से कुछ के खिलाफ जो कि एनटीए को लगता है कि जो कि पेपर लीक जैसे घटनाओं में उनकी संलिप्तता है, उनके खिलाफ लीगल और क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा, प्रोसीडिंग की जाएगी। बिल्कुल, तो उन पे कानूनी कार्रवाई भी एक प्रकार से होगी। निशांत, आप बने रहिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी भी हमारे साथ में जुड़ गए इस खबर पे बात करने के लिए। समीर जी, किस तरह से देखा जाए इस फैसले को? हमने देखा कि उच्च शिक्षा सचिव के तबादले की खबर भी हमने देखी कि फैसला लिया गया, नए अधिकारी को लाया गया, उसके बाद अब एनटीए में 47 ऑफिशियल्स को हटाने का फैसला, बर्खास्त करना और उनमें से कुछ लोगों की भूमिका को लेकर कानूनी कार्रवाई के लिहाज से भी बढ़ना, ये दिखाता है कि जो भी स्ट्रक्चरल सुधार करने हैं सरकार बड़े और कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हट रही है, लगातार फैसले ले रही है। बिल्कुल आनंद, अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के जो पिछले कुछ दिनों से जो डिसीजन हो रहे हैं इस बातों को लेकर, इसमें नजर आ रहा है। और कल जिस तरीके से रात को प्रधानमंत्री मोदी ने 12:30 बजे वीडियो संदेश जारी करके बताने की कोशिश की है कि भाई सरकार आज कैबिनेट की बैठक कर रही है और सोमवार को एक कड़ा कानून लेकर आएगी। उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके बताया था कि छात्रों का हित और भविष्य उनके लिए सर्वोपरि है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस बात को लेकर बहुत गंभीर है और सरकार छात्रों से भी बात करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से जगत प्रकाश नड्डा जी की और जितेंद्र सिंह जी की आज जो बैठक हुई है और उसके बाद अब कल फिर बैठक होने वाली है, तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत संवेदनशील इस पूरे मामले को लेकर, और प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि इसको लेकर कोई राजनीति हो। और मुझे लगता है कि इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में तमाम फैसले ताबड़तोब ले रहे हैं। कड़ा कानून बनाना, कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से बातचीत करना और 48 जो वहां के जुड़े लोग थे, शिक्षा मंत्रालय थे, उनको बर्खास्त करना, शिक्षा सचिव को ट्रांसफर कर देना, नवीन जोशी का जिस तरीके से ट्रांसफर किया, ये बता रहा है कि पूरा आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए तमाम इस तरीके से दागी अधिकारियों को वहां से हटाने की जो प्रधानमंत्री मोदी ने पहल शुरू की है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका और दिखेगा।
और जी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा व्यवस्था को साफ सुथरा करने के लिए कड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली जी है। समीर जी, क्योंकि क्योंकि प्रधानमंत्री के आधी रात के कल के वीडियो संदेश का आपने जिक्र किया, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं कि प्रधानमंत्री खुद इस प्रकार के बड़े बदलाव, रिफॉर्म से परफॉर्म करते हुए ट्रांसफॉर्म की ओर बढ़ना और स्ट्रक्चरल अगर बदलाव करने हैं तो उस दिशा में भी खुद लीड लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि जिस कड़े कानून के प्रावधान का जिक्र किया, सूत्रों से इस बात की पूरी खबर है कि कैबिनेट ने भी उसको मंजूरी दी है परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिहाज से, वहां पे भी एक बड़ा कदम। और जो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब ये सिर्फ 47 लोगों की बर्खास्तगी तक एनटीए में अभी बात नहीं रुकेगी, इससे आगे भी बड़े फैसले भी कुछ देर में जानकारी मिलने वाली है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर बहुत गंभीर है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जो कल जो बयान आया था वीडियो के रूप में ट्विटर के एक्स पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, आज कैबिनेट की बैठक हुई है, सोमवार को बिल बन जाएगा, तो प्रधानमंत्री मोदी इस पर लगातार आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी और बड़े फैसले होंगे, तो अभी शुरुआत है। कुछ 45 से करीब अधिकारी लोगों को बर्खास्त करना, शिक्षा सचिव का ट्रांसफर करना, कड़ा कानून लाना, इसके अलावा मुझे लगता है कुछ और बड़े फैसले होंगे जो आने वाले दिनों में हमें नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में कभी भी पेपर लीक की घटना ना हो, उसके लिए जो जो करेक्टिव स्टेप लेना है, ज्यादा लीकेज है उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके ऊपर मुझे लगता है गंभीरता से काम चल रहा है। और आने वाले दिनों में हमें इसका एक नया रूप देखने को मिलेगा कि शिक्षा विभाग को लेकर जो तमाम आरोप लग रहे हैं और जो छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी कि प्रधानमंत्री के रहते इस तरह से शिक्षा मंत्रालय में हो रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमें और बेहतर तस्वीर सामने नजर आएगी। बिल्कुल। हमारे साथ में कानून मामलों के जानकार डीके दुबे जी भी जुड़ गए हैं। डीके दुबे जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। और हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बदलाव को लेकर, त्वरित कार्रवाई करने को लेकर कैसे आगे बढ़ना, इस बात का संकेत टॉप लीडरशिप से खुद प्रधानमंत्री लगातार दे रहे हैं। और परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखने के लिए और कड़े कानून, 2024 की बजाय और ज़्यादा कड़ा कानून बनाने का जो प्रावधान का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, उसको कैबिनेट से भी मंजूरी मिलती दिखाई पड़ रही है। सोमवार को वो संसद में भी आएगा। जो प्रावधानों का जो जिक्र अभी तक सूत्रों के हवाले से आया है, उसमें सजा भी बहुत कड़ी की जा रही है, जुर्माना भी कड़ा किया जा रहा है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से समयबद्ध तरीके से सुनवाई हो सके। आपको लगता है कि एक नजीर पेश हो सकेगी इस सब प्रावधानों के बाद जब इसको जमीन पर उतारा जाएगा? तो डीके दुबे जी, बिल्कुल बात तो सही है। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी काम करेंगे तो कानून के तहत करते हैं, तो सबसे पहले कानून और रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। अब कानूनों का फॉर्मेट क्या हो वो सिचुएशन बताती है। जैसे एनटीए का ये मामला सामने आया तो सिचुएशन बता रही है कि नहीं, कड़े कानूनों की आवश्यकता है। वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कड़े कानून बनाए। फिर उसके बाद दूसरी स्टेज आती है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ताकि कानूनों का उल्लंघन ना हो। उसके लिए एनटीए का रीस्ट्रक्चर करना आवश्यक था। और तीसरी बात यह है कि अगर कुछ हो गया है या कर दिया है इतने सब कुछ होने के बावजूद, तो फिर उस विषय पर निर्णय कितनी जल्दी आए। तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर कि भाई जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड के रूप में ना आए, जस्टिस दिखाई दे। क्योंकि परीक्षा का मामला ऐसा रहता है जो 1 महीने में 15 दिन में सब कुछ हो जाता है, और आप निर्णय अगर देंगे 3 साल बाद तो वो 3 बैचेस निकल जाएंगे। तब तक तो वो जो लोग जिनकी कंसर्न रहेगी वो तो 3 साल के अंदर मालूम पड़ा डिग्री लेकर निकल जाएंगे। इसलिए उनकी ग्रीवांस भी उतने ही टाइम में सॉल्व होनी चाहिए जितने टाइम में वो ज्वाइनिंग करने वाले हैं, कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं या रिजल्ट पर प्रभाव डालने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि 3 स्टेजेस, तीनों पर सरकार इस समय बहुत गंभीर हो गई है। और चूंकि आप देखिए विषय को प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के देखने का मतलब है कि जब वो इंटरनेशनल मामले देते हैं, पूरे राष्ट्रव्यापी मामले देते हैं, उसको अगर वो देख रहे हैं तो इसका मतलब यह आता है कि गंभीरता बहुत ज्यादा है और बहुत अतिरिक्त है। जो आवश्यकता इस समय लग रही थी वैसा वो कर रहे हैं। बिल्कुल। समीर चौगावकर जी, आपको लगता है कि जिस बात का जिक्र डीके दुबे जी कर रहे हैं कि हर एक मोर्चे पर जिस कदम की जरूरत है उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वो फैसले लेते दिखाई पड़ रहे हैं। तात्कालिक जो कदम उठाना है, जो हम ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था बना सकें, और उसके बाद भी अगर कोई ऐसा कोई कमी रह जाए तो कानून के माध्यम से भी कोई बचने ना पाए। आपको लगता है कि फुल प्रूफ सिस्टम को बनाने के लिए एक संवेदनशीलता के साथ में बहुत तेजी से काम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो 2024 में एक कड़ा कानून सरकार लेकर आई थी मोदी सरकार, जिसके अंदर 10 साल 5 साल की सजा थी, 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान था।
उसके बाद जब सरकार को लग रहा है कि कुछ चूक थोड़ी कहीं रह गई है और उसका फायदा जो माफिया लोग हैं पेपर लीक करने वाले उसका उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी उस चूक को दूर करने के लिए गंभीरता से उस चीज उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो खबर आई है कि लगातार बैठकों का दौर प्रधानमंत्री में पीएमओ में इसको लेकर जारी है और उसका असर मुझे लगता है अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में इसका लंबा असर दिखेगा। और ये मुझे लगता है कि एक महीने या 2 महीने का प्रोसेस नहीं है, सालों से प्रधानमंत्री मोदी तो 2014 में बागडोर संभाली, उसके पहले जिस तरीके से पेपर लीक होते आए उसके बाद से लगातार हमने देखा कि स्टूडेंट के अंदर नाराजगी रही है। ठीक है, इस बार छात्र नाराज होकर सड़कों पर जरूर उतर कर आए जंतर मंतर पर, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस गंभीरता से इसे लिया है तो ये प्रधानमंत्री मोदी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में कोई परीक्षा ऐसी ना हो कि जिसमें छात्रों को परेशान होना पड़े। और मुझे लगता है कि इस बार जो व्यवस्था होगी भविष्य में छात्र इससे राहत महसूस करेंगे और छात्रों को भी ये समझना चाहिए जो जंतर मंतर पर बैठे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर गंभीर है। समस्या है लेकिन समस्या का समाधान भी प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से ही होगा, उन्हें भरोसा बनाए रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार जो जो कदम उठा रही है उसके साथ छात्रों को समर्थन देना चाहिए, किसी के बहकाव में नहीं आना चाहिए। आप पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करो, आप बहुत गलत तरीके के जो नारे लगाए जा रहे हैं वहां पर, मुझे लगता है उसको बचना चाहिए। असामाजिक तत्व जो वहां पर आ गए उन्हें आइडेंटिफाइड करके वहां से अलग करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी अब जो भी हो रहा है उससे बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हमारे सहयोगी निशांत सौरभ भी हमारे साथ लगातार बने हुए। निशांत, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि एनटीए में अब और बड़े कई और कानून के सुधार की बात हो या फिर फैसले लेने की बात हो, उसकी भी संभावना सीधे तौर पे दिखाई पड़ रही है। अगर कुछ जानकारी इस बारे में आप दे सके, क्या वो बड़ी बातें हो सकती हैं जिस दिशा में फैसले हो सकते हैं एनटीए को लेकर, सुधार को लेकर? निशांत जी आर्यन, देखिए एनटीए की द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में सुधार को लेकर पिछले दिनों सरकारी स्तर पर कई बड़े निर्णय लिए गए हैं और ये भी कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि आने वाले समय में एनटीए में रिफॉर्म्स के लिए और भी जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। परीक्षा प्रणाली में चाहे वो सुधार की बात हो, चाहे उसके संगठन में सुधार की बात हो। तो जैसे अभी पिछले दिनों अगर 2 महीने की बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में शीर्ष स्तर पर कई बदलाव किए गए थे। जैसे संयुक्त सचिव स्तर पर नई नियुक्तियां की गई थी, संयुक्त निदेशक के स्तर पर नई नियुक्तियां की गई थी। उसके अलावा एजेंसी में जो तकनीकी और वित्तीय व्यवस्था सुधारने के लिए चीफ टेक्निकल ऑफिसर और सीएफओ के पद पर बहाली की भी प्रक्रिया शुरू की गई है। तो इससे एनटीए में काफी उसके संगठन में सुधार के लिए ये सब कदम उठाए गए हैं। लेकिन अगर परीक्षा प्रणाली में सुधार की बात करें तो एनटीए ने पहले भी कहा है, जो क्योंकि आपको ये बताना चाहूंगा आर्यन की जो कई परीक्षाएं जो होती हैं एनटीए की वो ऑलरेडी होती है। ज्यादातर परीक्षाएं, चाहे वो जेईई मेंस परीक्षा हो या फिर सीयूईटी यूजी की परीक्षा हो, ये तमाम परीक्षाएं जिसमें कि लाखों छात्र शामिल होते हैं, ये तमाम परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। लेकिन जो नीट यूजी की परीक्षा जो आयोजित की जाती है वो पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की जाती है। तो इसको अगले साल से सरकार ने कहा है कि हम इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बिल्कुल सीबीटी करने की बात भी उन्होंने कही है। निशांत, शुक्रिया इस तमाम खबर पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। डीके दुबे जी, कानूनविद के नाते जो नया प्रावधान कानून को सख्त करके लाने के लिए मोदी सरकार तत्पर है, संभवतः उसकी सारी जानकारियां सोमवार को सदन के माध्यम से हम सबको पता लगेंगी। कड़े कानून से और फास्ट ट्रैक सुनवाई से क्या बदलता है, जरा उस बात को आप साझा करिए हमारे साथ। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब होता है जैसे हम रेगुलर कोर्ट में जब जाते हैं तो महीने में 1 तारीख लगाता है, कभी 15 दिन में लगाता है, कभी 2 महीने 3 महीने पे लगाता है। अब अगर 24 तारीखों में या 22 तारीखों में 30 तारीखों में कोई सेटलमेंट होता है तो इसका मतलब 3 साल लगेंगे उसको। लेकिन अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते हैं और अब डे टू डे उसकी हियरिंग करते हैं तो वो 15 से 20 दिन में निपट जाएगा। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं ताकि न्याय कुछ विषयों पर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो जल्दी हो सके। तो मैं समझता हूं, और दूसरी बात ये भी है कि वो जजेस स्पेशलिस्ट बिठाए जाते हैं उन विषयों के।
बाकी कोर्ट जो रेगुलर कोर्ट लगती है उसमें बहुत सारे विषय भी होते हैं, तो कोर्ट मालूम पड़ा एक फाइल ये सुन रही है, उसका विषय दूसरा था, दूसरी फाइल सुनने लगी तब तक उसका दूसरा विषय आएगा, तो कोर्ट को भी माइंड सेट करने में टाइम लगता है। लेकिन जब आप फास्ट ट्रैक कोर्ट किसी एक विषय का बैठाते हैं तो फिर वो जजेस का माइंड उसी में रहता है और उसका निर्णय जल्दी होता है, उसको बहुत सोचने की, समझने की या तारीख लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इवन फास्ट ट्रैक कोर्ट का तो ये मामला रहा है कि 7 दिन में भी डिसाइड किया है। उन्होंने कहा सुबह आइए, दोपहर में आइए, शाम को आइए, और अगर गवाह सामने खड़े हैं, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो तुरंत गवाहियां करवाइए, क्रॉस एग्जामिनेशन करवाइए, हम सेटल करने को तैयार, ऑर्डर लिखने को तैयार। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसी व्यवस्थाएं भी देखी गई कि 7 दिन से 15 दिन में सेटल कर दिया पूरा मामला, ऑर्डर कर दिया फाइनली। तो मुझे लगता है कि जब आपके हाथ में कानून होता है, रेगुलेशन होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कानून होता है लेकिन उसका रेगुलेशन नहीं होता जी। अब रेगुलेशन नहीं है तो डिस्क्रिशन सारा एनटीए को दे दिया। अब आप एनटीए को अगर डिस्क्रिशन दे देंगे तो फिर उसमें हिलने की गुंजाइश रहती है। इसलिए कानून और कानून के साथ उसका रेगुलेशन अगर तैयार होता है तो एनटीए या किसी भी एजेंसी को स्कोप नहीं होता, वो उस रास्ते पर ही उसको चलना है, उससे इधर उधर जा नहीं सकता। और अगर फॉल्ट किया है तो कोर्ट के पास भी सारे रूल्स रेगुलेशन सामने होते हैं, उसको भी कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये फुल प्रूफ जो व्यवस्था करने की कोशिश की गई है, मैं समझता हूं कि केवल एनटीए नहीं, ये पूरे देश की जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं उस उनका व्यवस्था में एक बड़े सुधार को लेकर आगे बढ़ रहा है। समीर जी, क्योंकि जो प्रस्ताव को लेकर, नए सख्त कानून के प्रस्ताव को लेकर सूत्रों के हवाले से जो जानकारी अभी तक पब्लिक डोमेन में है, उसमें कई व्यवहारिक चीजों को शामिल किया गया है। हर चरण का एसओपी होगा, जो भी परीक्षा कराने वाली एजेंसी होगी वो किसी भी सरकारी एजेंसी से सहायता ले सकती है और उसके तमाम प्रकार के नियम कायदे कानून होंगे। जब इस प्रकार के व्यवहारिक पहलुओं के साथ आगे बढ़ा जा रहा है तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था आने वाले वक्त में देखेंगे जहां पे शायद हम ऐसी चर्चा करते नजर नहीं आएंगे कि छात्र आंदोलित हो रहे हैं साहब क्योंकि पेपर लीक हो गया? नहीं अरे, मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से सरकार इसको लेकर गंभीर है और जो कानून लेकर आ रही है, तो इस बार मुझे लगता है कि बहुत अलग हटके कानून होगा और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को उसके अंदर शामिल किया जाएगा, इनको विस्तार दिया जाएगा, ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि इसके अंदर यह प्रावधान भी हो सकता है कि भाई जो इसमें आरोपी सिद्ध हो जाता है उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है, उसकी संपत्ति को अटैच किया जा सकता है। तमाम तरीके के प्रावधान हमको देखने मिलेंगे। पूरे प्रावधान क्या है, कितना कड़ा कानून है, इसके अंदर किसको शामिल किया गया है, कितना अधिकार उसको दिया गया है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूर बात हो रही है। बाकी सारी बातें मुझे लगता है जब ये सोमवार को पटल पर रखा जाएगा, इस पर चर्चा होगी और मुझे लगता है कि जब ये पटल पे आएगा तो विपक्ष को भी इसमें चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। बड़ा कानून है, हर छात्र के भविष्य से जुड़ा हुआ कानून है। तो सोमवार को जब सदन में आएगा तो विपक्ष सदन से भागे नहीं, इस पर चर्चा करे, अपनी सलाह दे सरकार को और अच्छे से सुझाव हो तो सरकार उसको माने। और सरकार का कानून बहुत बढ़िया है तो विपक्ष को माने तो सब एक मत से इसको पास करें। समीर जी आपसे ही सवाल, समीर जी आपसे ही सवाल, क्योंकि आज भी सीजीपी के प्रतिनिधियों ने जब सरकार से बात की तो उन्होंने अपनी मांगे भी रखी और 5 सुझाव भी दिए, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं व्यवधान ज्यादा दिखा रहा, समाधान की बात करता दिखाई नहीं पड़ता। क्या उम्मीद अपेक्षा कर सकते हैं संसद में? नहीं, मुझे लगता है कि अगर सरकार सोमवार को ला रही है तो विपक्ष पर दबाव रहेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के छात्र इस बात को देखेंगे, जंतर मंतर पर जो छात्र इकट्ठे उस बात को देखेंगे कि जब एक कड़ा कानून मोदी की सरकार लेकर आ रही है तो विपक्ष का रुख क्या था, क्या विपक्ष ने उसका समर्थन किया, क्या विपक्ष ने उसका विरोध किया या विपक्ष ने उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की। मुझे लग रहा है कि देश के युवा छात्र देखेंगे तो विपक्ष को यह समझना चाहिए कि जब इतना अच्छा कानून मोदी सरकार लेकर आ रही है तो वो उस पर चर्चा करे, अपनी सलाह दे और देश हित में और बच्चों भविष्य के हित में उसे पास करवाए। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कम से कम एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट के माध्यम से देश हित में, छात्रों के हित में जो फैसले लिए जाने का काम होना है, कम से कम उस दिशा में सब मिलकर आगे बढ़ते नजर आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किन अहम फैसलों को मिली है मंजूरी। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना,
पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात कैबिनेट के फैसलों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें 2 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बेल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। करीब 1264 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को वर्ष 2028-29 तक पूरा किया जाएगा। इससे भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 40 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। ये मल्टी ट्रैकिंग परियोजना PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित की जाएगी, जिसका उद्देश्य बेहतर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाना है। परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को कवर करेगी और करीब 99 गांवों को बेहतर रेल संपर्क भी उपलब्ध कराएगी। इन गांवों की आबादी लगभग 7 लाख के आसपास है। पहला प्रोजेक्ट है जो अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन बेसिकली गुंतकल से बेल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ। अगर इस रूट को देखें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। आज ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 46 किलोमीटर्स का, 1264 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा ये। एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे, और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 52 माइनर ब्रिजेस हैं, और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है। करीब 80% ऑफ द लैंड इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस अलाइनमेंट। बाकी 20% लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी, तो प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा। तो वही एक और फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य रसायन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे। इस योजना के लिए कुल 3030 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। ये योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल चलेगी। योजना के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक केमिकल पार्क के लिए अधिकतम 1000 करोड़ रुपए तक की सहायता देगी। इसके लिए संबंधित राज्य सरकार को कम से कम 500 करोड़ रुपए का योगदान देना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस इंडस्ट्री पे बहुत ध्यान देके भव्य रसायन स्कीम बनाई है। भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स। प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, दुनिया के कई देशों ने की है ये। और इस स्ट्रैटेजी में केमिकल में कॉम्प्लेक्सिटी आती है एनवायरमेंटल इश्यूज़ के कारण।
एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री में. देन सेफ्टी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वर्कर्स की सेफ्टी और इसके अलावा जो भी आसपास लोग रहते हैं, जो भी काम उस एरिया से जुड़े हैं, उन सब की सेफ्टी. तो इन सब को ध्यान में रखते हुए 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे. These 3 dedicated chemical parks will basically be selected through a challenge mode. जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से परफॉर्म करेगी और जिस तरह से अपना इनिशिएटिव लेगी, उसके बेसिस पे ये केमिकल पार्क्स डिसाइड होंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा के दूसरे दिन भारत और रोमानिया के रिश्तों को नई गति मिली. प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता से लेकर भारत रोमानिया बिजनेस फोरम और रोमानियाई संसद तक व्यापार, निवेश, डिजिटल सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया. इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत 2047 के विजन के साथ रोमानियाई कंपनियों को भारत की विकास यात्रा में साझेदार बनने का आमंत्रण भी दिया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी रोमानिया यात्रा के दूसरे दिन बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में व्यापार और निवेश बढ़ाने, डिजिटल सहयोग को नई गति देने एवं आर्थिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर विशेष जोर दिया गया. दोनों नेताओं ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई. इससे पहले भारत रोमानिया बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने रोमानिया को यूरोप में भारत का स्वाभाविक और महत्वपूर्ण साझेदार बताया. उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को वैश्विक अर्थव्यवस्था की अहम साझेदारियों में से एक बताते हुए इसके शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया. राष्ट्रपति ने ऊर्जा सुरक्षा एवं ग्रीन ट्रांजिशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की व्यापक संभावनाओं पर जोर दिया. वहीं रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर ड्वैन ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर देने के साथ ही भारतीय कंपनियों को रोमानिया में निवेश के लिए आमंत्रित किया. Indian companies are exploring Romania as a strategic entry point to the European market, while Romanian businesses can explore new opportunities in India. Besides India-EU FTA, India-EU Trade and Technology Council has emerged as a key platform for advancing cooperation in critical areas such as artificial intelligence, semiconductors, telecommunications, clean energy and digital innovation. राष्ट्रपति मुर्मू ने रोमानिया की संसद का भी दौरा किया, जहां उन्होंने सेनेट के अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष और भारत रोमानिया संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से मुलाकात की. इन बैठकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच सहयोग और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को और सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई. राष्ट्रपति मुर्मू की इस यात्रा से भारत और रोमानिया अब पारंपरिक संबंधों से आगे बढ़कर व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और रणनीतिक सहयोग के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं. डीडी न्यूज के लिए सोमेश पटेल और आदित्य की रिपोर्ट, बुखारेस्ट, रोमानिया. और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से पहले फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं. बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा. विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है. उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं. डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है. युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं. प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं. सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही हैं.
12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में सरकारी भर्तियों पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के 400 पदों की भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने KPSC पर धांधली, भाई भतीजावाद और करोड़ों रुपए की कथित सौदेबाजी के आरोप लगाए हैं और पूरे मामले की CBI जांच की मांग उठ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कर्नाटक में सरकारी नौकरियां अब योग्यता से नहीं पहुंच रही, बल्कि पैसे वालों तक और पहुंच रखने वालों तक एक प्रकार से उनको हासिल हो रही हैं। कर्नाटक लोक सेवा आयोग एक बार फिर विवादों के घेरे में है। पशु चिकित्सा अधिकारी के 400 पदों की अंतिम चयन सूची जारी होते ही सैकड़ों अभ्यर्थी चिकित्सकों ने बेंगलुरु के विधान सौध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और कई योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि नौकरी दिलाने के नाम पर 70 से 80 लाख रुपए तक की मांग की गई और इस कथित सौदेबाजी से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी गई है। आरोप ये भी है कि कुछ उम्मीदवारों को असामान्य रूप से अधिक अंक मिले, जबकि बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले कई अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर रह गए। We are alleging that the process is not completely transparent, and whatever the candidate final list has selected, there is a disparity in the marks of the candidates. You can't believe the candidate who got 6 gold medal has not selected for this final list. ये पूरा विवाद ऐसे समय सामने आया है जब KPSC पहले से ही विवादों में घिरा हुआ है। आयोग के अध्यक्ष शिव शंकरप्पा S साहूकार अपनी बेटियों के अवैध चयन के आरोपों के बाद निलंबित है। ऐसे में एक और भर्ती पर इतने गंभीर आरोप कर्नाटक सरकार की भर्ती व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष ने सरकार पर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती न करा पाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के इस्तीफे की मांग की। हालांकि इन आरोपों पर KPSC की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। KPSC under Mr. Shivkumar ji, who is our Chief Minister, he should take the responsible and he should answer the candidates owning the responsibility. He should quit his position. He should resign immediately. That is my demand. अभ्यर्थियों की मांग साफ है, भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाए और पूरे मामले की स्वतंत्र CBI जांच कराई जाए। फिलहाल आरोपों की जांच होनी बाकी है और उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जब लगातार भर्ती प्रक्रियाएं विवादों में घिरे, आयोग का अध्यक्ष पहले से निलंबित हो और नए आरोप भी सामने आते रहें, तो सरकार पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कर्नाटक सरकार निष्पक्ष जांच कराकर भर्ती प्रक्रिया पर उठे भरोसे के संकट को दूर कर पाएगी या ये मामला भी जवाबों के इंतजार में लंबा खींचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा का कार्यकाल इसी साल 21 जून को पूरा हो गया था और पार्टी ने उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा है। वे 11 जून 2024 से रेल राज्य मंत्री का पद संभाल रहे थे। इसके साथ ही उनके पास खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री का पदभार भी था।
और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर होगी मौसम के मिजाज की, क्योंकि मूसलाधार बारिश और भारी तबाही कहाँ मची हुई, किन राज्यों में क्या है तस्वीरें, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गुड गर्ल। आगे सैलरी अब नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ, ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद अब बात मानसून की। देश के कई हिस्सों में मानसून का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। गुजरात में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। असम में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई अन्य मार्ग लगातार तीसरे दिन भी बाधित रहे हैं। मौसम विभाग ने गुजरात के साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नवसारी, वलसाड़, सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा और तापी समेत कई जिलों में सड़कें, बाजार और रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। कई जगह लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। NDRF, SDRF, स्थानीय पुलिस और प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। अब तक 38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। प्रभावित जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मुंबई जाने वाली कई रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के बोपल इलाके में जल भराव का जायजा लिया, जबकि उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने सबसे अधिक प्रभावित वलसाड़ जिले का दौरा किया। पिछले 2 दिनों से दिन रात एक करके 12,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया। खुद प्रशासन ने रिस्क लेके, ये तेज समंदर की लहरें कैसे होती है वैसा तेज पानी जब बह रहा था, उसके सामने जाके 150 मीटर से ज्यादा अंदर डीप में जाके एक एक करके यात्रियों को बचाया गया। उधर असम के 11 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं।
और मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। शिवसागर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। राज्य भर में 103 राहत शिविर और 255 राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और जिला प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव अभियान में जुटी हैं। As of now, 40,000 household is not receiving electricity. The number was 1,60,000. Now it has been reduced. But latest figure is we have not able to connect almost 40,000 household with electricity. However, mobile phone is now working more efficiently. जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार तीसरे दिन बंद है। कई स्थानों पर सड़क धंसने और मलबा आने से 1000 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं। पिछले 6 दिनों में बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग अब भी लापता हैं। खराब मौसम के चलते श्री अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा और शिवखोड़ी यात्रा लगातार छठे दिन भी स्थगित रही। मौसम विभाग ने गुजरात के अलावा पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक भारी वर्षा का दौर जारी रहने का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हरियाणा, जहां कारोबार को मिलते हैं नए पंख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नई इबारत लिखी जा रही है। वर्ष 2014-2015 में राज्य का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट केवल 32,086 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1,61,707 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गया है। हरियाणा अब देश की निर्यात राजधानी बनने की ओर अग्रसर। इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर 250 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाएं, डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में अनुदान, डिजी लॉकर और ई फाइलिंग की सुविधा। मुख्यमंत्री जी के डिजिटल विजन ने बनाया कारोबार को और भी आसान। एक 164 दंडात्मक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, 7 दिनों में पानी का कनेक्शन, 15 दिनों में बॉयलर निर्माता का रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा ने बनाया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम। ये सफर अभी थमा नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा और ऊंचाइयों को छुएगा। हरियाणा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को नए पंख। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम एशिया में जंग का दायरा लगातार बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का सिलसिला अब नए मोर्चे तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए बड़े सैन्य अभियान के संकेत दिए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये टकराव अब पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल देगा। आप देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अमेरिका ईरान के बीच हमलों का सिलसिला लगातार 13वें दिन भी जारी रहा। अमेरिका ने ईरान के 5 शहरों खोंदाब, खुर्रमाबाद, कोनारक,
जास्क और राजधानी तेहरान में अलग अलग जगहों को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों में ईरान के सैन्य कमांड सेंटर, ड्रोन स्टोरेज, संचार नेटवर्क, तटीय निगरानी ठिकानों और समुद्री क्षमताओं को निशाना बनाया गया। पलटवार करते हुए ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। दोनों देशों के बीच संघर्ष हॉर्मुज से निकलकर लाल सागर में बाब अल मंदेब की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर हुए हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। उन्होंने ईरान से 2 टूक कह दिया है कि यमन के हुती समूह को रोको, वरना इसका खामियाजा तेहरान को ही भुगतना पड़ेगा। अब से किसी भी जहाज, उसके कार्गो या उससे जुड़ी संपत्ति को नुकसान होने पर उसका हर्जाना अमेरिका के नियंत्रण में मौजूद ईरानी फंड से दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ये व्यवस्था अगली सूचना तक लागू रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि नुकसान की रकम काफी बड़ी हो सकती है। इस पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, किसी देश की संपत्तियों को फ्रीज कर भविष्य के असंबंधित दावों के भुगतान के लिए इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक मिसाल होगी। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ दोबारा बड़े सैन्य अभियान पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कार्रवाई ऑपरेशन इपिक फ्यूरी के दौरान किए गए हमलों से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया। बताया जा रहा है कि इन हमलों के दौरान बिजली ग्रिड और दूसरे ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी ने कहा है कि ईरान किसी भी हालत में अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ट्रंप के सामने सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपनी अनुचित मांगों को दरकिनार कर दें। बताया जा रहा है कि इराक के प्रधानमंत्री के जरिए युद्ध विराम के नए प्रस्ताव को ईरान भेजा गया था, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया है। हालांकि एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने अल जजीरा से कहा है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद कूटनीतिक का रास्ता खुला हुआ है और दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान जारी है। उधर यमन के हुती समूह के बाब अल मंदेब स्ट्रेट से सऊदी तेल की ढुलाई रोकने का ऐलान किए जाने के बावजूद सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर जा रहे 2 चीनी सुपर टैंकर सुरक्षित रूप से इस जलमार्ग को पार कर गए हैं। उधर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच हुए परमाणु समझौते पर राष्ट्रपति ट्रंप ने शर्त थोपते हुए कहा है कि उसे अब्राहम संधि के तहत इजराइल से संबंध सामान्य करने होंगे।